नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नेहा और आप सभी का स्वागत है विद्याविधि क्लासेस में। आज हमारा टॉपिक है इमरजेंसी। इमरजेंसी का एक लिटरल मीनिंग क्या है पहले ये समझ लेते हैं। जहां हम एक सोशल सिस्टम में रह रहे हैं और एक तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, यानी कि रीजनेबल कंडीशंस है लाइफ की, वहाँ अचानक से कुछ ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि हमारे जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, पब्लिक अथॉरिटीज़ मीन्स हमारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, पुलिस है, उस तरीके के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, उन्हों के पास एक स्पेशल पावर उन्हों को देनी पड़ती है जिससे हमारा सोशल सिस्टम बैलेंस रह सके। ठीक है, उस सिचुएशन को इमरजेंसी बोलते हैं इन लिटरल टर्म्स। लेकिन अगर हम आगे चलें और देखें कि इमरजेंसी इंडिया में किस पीरियड को रेफ़र किया जाता है, तो हमें ये समझना होगा कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है जहाँ पर हमको ये कुछ प्रॉब्लम आ रही होती है हमारे सिस्टम में, गवर्नमेंट को कुछ समस्याएं फेस करनी पड़ रही होती हैं और उस वजह से एक प्रोक्लामेशन आता है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। प्रोक्लामेशन मीन्स वो एक ऑर्डर देते हैं कि हमारे जो देश है उसको कुछ थ्रेट्स हैं इंटरनल, यानी कि कुछ अंदरूनी तत्वों से कुछ या तो दिक्कतें आ रही हैं या एक्सटर्नल सोर्सेस से, जैसे कि हमने पहले भी देखा है इंडो पाक वार या इंडो चाइना वार की सिचुएशंस में इमरजेंसी लगानी पड़ी है, या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, यानी कि पैसों की बहुत ज़्यादा समस्या हमारी सरकार को हो गई है। आपको इंडिविजुअली नहीं, सरकार की यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस की बात हो रही है। ठीक है, तो उस तरीके की जब समस्याएं आती हैं तो हमको ये देखना होता है कि भाई क्या इमरजेंसी लगानी पड़ेगी या नहीं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट विल डिसाइड दैट एंड इमरजेंसी वाज प्रोक्लेम्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ कितने तरीके की इमरजेंसीज हैं? नेशनल इमरजेंसी, देन स्टेट इमरजेंसी, दैट इज फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स, एंड थर्ड वन इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ इमरजेंसीज अंडर अवर कॉन्स्टिट्यूशन। Now what is national emergency? So from exam point of view आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल नंबर क्या है जहाँ पर इमरजेंसी प्रोवाइडेड है, नेशनल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी प्रोवाइडेड है आर्टिकल 352। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में पूछी जाती है, में डिफाइंड है वी कैन से। सो इट इज अंडर आर्टिकल 352। कब आप इम्पोज करेंगे? 3 सिचुएशंस हैं जहां पर थ्रेट है हमारी सिक्योरिटी को, या तो वार की वजह से, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से, या आर्म्ड रेबिलियन की वजह से। सो आगे चलते हैं। ये जो प्रोक्लेमेशन है ये ज़रूरी नहीं है कि जब वार हो, यानी युद्ध हो रहा है, जैसे पहले बताया आपको इंडो पाक या इस तरीके की कोई सिचुएशन आ जाए, या बाहरी कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हमारे देश पर हो जाए, या आर्म्ड रेबिलियन हो सकता है विद इन कंट्री भी कोई अब आर्म्ड रेबिलियन यानी वॉयलेंस स्टार्ट हो जाए कहीं से कहीं तक। तो ज़रूरी नहीं है कि जब ये स्टार्ट हो गया है उसके बाद ही इमरजेंसी लगाई जाएगी। अगर ऐसी सिचुएशन है और हमको डाउट है कि वार या आर्म्ड रेबिलियन हो सकता है, तो उस डाउट वाली सिचुएशन में भी प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी का कर दिया जाता है। ये जो वर्ड है आर्म्ड रेबिलियन, ये हमारे 44th अमेंडमेंट 1978 के बाद आया है, जो कि विद इफेक्ट थी फ्रॉम 26/1979। अब आप ये समझिए कि वे ये लिखा है WEF मीन्स विद इफेक्ट फ्रॉम, यानी हमारा जो अमेंडमेंट थी वो 1978 में ही आ गया था, लेकिन वो लागू किया गया है फ्रॉम 26/1979। तो ये पावर आपकी गवर्नमेंट के पास होती है कि वो एक किसी भी एक्ट को या किसी भी ऑर्डिनेंस को या अमेंडमेंट को एक बाद के डेट से भी लागू कर सकती है। इससे पहले यहाँ पर वर्ड यूज किया गया था इंटरनल डिस्टर्बेंस, और 44th अमेंडमेंट के बाद इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा दिया गया और आर्म्ड रेबिलियन यूज किया गया वर्ड। ओके, अब हमने कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इमरजेंसी इम्पोज करते हैं, लेकिन ये कब करी जाती है? जब प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिक्वेस्ट जाए प्रेसिडेंट के पास कि भाई ऐसी सिचुएशन आ गई है कि खतरा है हमारे देश को किसी वजह से, तो आर्टिकल 75 में प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रोवाइडेड है, और वो जब बोलेंगे प्रेसिडेंट से उसके बाद ही इमरजेंसी लगाई जाएगी, बिकॉज वी ऑल नो दैट प्रेसिडेंट इज नॉमिनल हेड। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। जब हमारी इमरजेंसी का प्रोक्लामेशन होता है तो 1 महीने के लिए इमरजेंसी लागू की जाती है सिर्फ। यहाँ पर हम नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं जो कंट्री में लग रही है, पूरी कंट्री में या कंट्री के एक से ज़्यादा भाग में लगाई जा रही है, ठीक है। और सेंटर की तरफ से वो प्रोक्लामेशन है। सिर्फ 3 कंडीशंस हमने जो अभी देखी थी, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रेबिलियन।
नाउ 1 महीने के लिए वो लगा दी जाएगी। अब इस 1 मंथ के टाइम को अगर एक्सटेंड करना है तो ज़रूरी है कि पार्लियामेंट इसे अप्रूव करे, यानी लोकसभा, राज्यसभा, या फिर हम इंग्लिश में बोल दें हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स से वो पास हो जाए। उसके बाद वो 6 महीने तक, 6 मंथ्स तक वो लागू रहेगा। और हर 6 मंथ बाद आपको ये प्रोक्लामेशन फिर से अपने हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा, ठीक है। देन ये रेजोल्यूशन पास कैसे होता है? जब पार्लियामेंट ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दिया हो। डेट मीन्स अगर हम ये देखें कि लोकसभा में 552 सीट्स हैं और उसमें से 545 फिल्ड हैं, तो 545 का 50% यानी कि आधा प्लस 1, तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो, प्लस साथ में ज़रूरी है कि 2/3 ऑफ द मेंबर्स जो कि प्रेजेंट है हाउस में और वोट भी कर रहे हैं, अगर वो भी साथ में वोट देंगे देन इट विल बी स्पेशल मेजॉरिटी। तो व्हाट इज दिस 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग? अभी हमने देखा कि मान लेते हैं 550 प्लस 2 हमारी स्ट्रेंथ है लोकसभा की, जो कि है भी, और वहाँ से सिर्फ 545 ही हमारे इलेक्टेड हैं, लेकिन आज 540 आए हैं जिस दिन ये इशू हमारा प्रोक्लामेशन पास होना था। सो क्योंकि नाउ वी हैव 540 हु आर प्रेजेंट, सो 540 का ही 2/3 आपको निकालना होगा प्रेजेंट एंड वोटिंग का, ठीक है। तो जब ये पास हो जाएगा रेजोल्यूशन, देन इट विल बी सेट कि हमारा प्रोक्लामेशन इमरजेंसी का पास हो गया है, और हर 6 मंथ बाद फिर यही प्रक्रिया आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी दोबारा से। नाउ प्रोक्लामेशन जो है नेशनल इमरजेंसी का वो 3 बार हुआ है। पहली इमरजेंसी लगी है इंडो चाइना वार के टाइम पे 1962 से 68 तक रही है, और उस टाइम हमारे प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। सेकेंड इमरजेंसी इंडो पाक वार 1971 में ये प्रोमलगेट हुई, उस टाइम थे प्रेसिडेंट वी गिरी जी। देन ये जो दोनों ही इमरजेंसीज हैं, इन्हों का ग्राउंड था एक्सटर्नल एग्रेशन एंड वार, वही इंडो पाक वार या चाइना वार, तो बाहर से कुछ प्रॉब्लम हुई। थर्ड इमरजेंसी 1975 में इम्पोज की गई थी, और हमारे प्रेसिडेंट साहब थे उस टाइम फखरुद्दीन अली अहमद, और हमारे को ये दिया गया था कि नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है और इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ही ख़राब हैं, इस वजह से ये लगाई जा रही है इमरजेंसी। बट हम जब भी देखते हैं, आप सर्च करेंगे या पढ़ेंगे, तो हमेशा ये प्रॉब्लम आती है कि कोई नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट था या नहीं, लेकिन जुडिशरी में और लेजिस्लेचर में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। अब इस कॉन्फ्लिक्ट की एक अपनी स्टोरी है जो कि राजनारायण केस और हैबियस में आपको जो है देखने को मिलती है कि क्या रही है प्रॉब्लम। वो मैं आपको बहुत जल्दी एक वीडियो दूंगी और उसमें समझाऊंगी, एल्स ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, यानी स्टेट में अगर इमरजेंसी लगाई जाती है तो आर्टिकल 356 में लगती है। नेशनल इमरजेंसी 352, यू हैव टू लर्न इट। देन 356 इज कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हुआ है स्टेट में, यानी प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो गया है। अब चाहे आप स्टेट इमरजेंसी बोल दीजिए, प्रेसिडेंट रूल बोल दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर बोल दीजिए ना स्टेट, ऑल थ्री विल मीन सेम। यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि किसी एक स्टेट यानी यूपी, बिहार, महाराष्ट्र या कोई भी XYZ जो स्टेट्स हैं हमारे, वहाँ पर गवर्नर ने ये रिपोर्ट दी है प्रेसिडेंट को कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, स्टेट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और आप यहाँ पर इमरजेंसी लगा दीजिए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर प्लस जो उनके साथ और जो हैं MLAs वो नहीं सही से हैंडल कर पा रहे हैं सिचुएशन को। या फिर ये तो गवर्नर की रिपोर्ट एक पॉइंट हुआ, दूसरा कि प्रेसिडेंट को गवर्नर की रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन अदरवाइज उसको ऐसा लग रहा है, ये आप देखेंगे अदरवाइज ही सेटिस्फाइड, तो ये अदरवाइज ही सेटिस्फाइड विदाउट गवर्नर रिपोर्ट प्रेसिडेंट को ऐसा लग रहा है कि भाई स्टेट में समस्या है और हमको प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर की जाएगी, उनको जो है कोई भी लेटर या समथिंग लाइक दैट, और फिर ये हमारा स्टेट में इमरजेंसी लगेगी। नाउ किस तरीके से होता है प्रोक्लामेशन? नेशनल इमरजेंसी में प्रोक्लामेशन 1 महीने के लिए हुआ था और यहाँ पहले इंस्टेंस में ही 2 मंथ्स के लिए होगा, और उसके बाद हर बार जब आपको विद इन 2 मंथ्स ही आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए वो अप्रूव करवा लेना है। जब आप अप्रूव करवा लेंगे पार्लियामेंट से तो वो 6 मंथ्स के लिए हो जाएगा, और हर बार फिर आपको 6 महीने बाद वो अप्रूव करवाना पड़ेगा। और ये जो अप्रूवल है कि आप हर 6 मंथ्स अप्रूव करा सकते हैं, ये मैक्सिमम 3 इयर्स तक चल सकता है। दैट इज स्टेट इमरजेंसी मैक्सिमम 3 इयर्स तक ही इम्पोज की जा सकती है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं कि जो प्रेसिडेंट के पास सारी पावर चली जाएगी और चीफ मिनिस्टर साहब के पास नहीं रहेगी। प्रेसिडेंट हो सकता है कि गवर्नर से बोल दें कि आप ही स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन रन करें,
और उसके आगे आप देखेंगे कि डिसॉल्व या सस्पेंड हो सकता है स्टेट असेंबली, लेकिन एमएलएज लूज नहीं कर रहे हैं मेंबरशिप, जब तक कि वही हंग असेंबली वाली प्रॉब्लम नहीं है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे आपके साथ जब क्वेश्चन एमसीक्यूज में सॉल्व कराऊंगी, तो हंग असेंबली भी सॉल्व करनी है हमने। सो नेक्स्ट वन इज पार्लियामेंट ने लॉ बनाएगा फिर किसी भी स्टेट लिस्ट को लेकर, यानी स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर काम तो करता है हमारा स्टेट, लेकिन अब इमरजेंसी की सिचुएशन है तो पार्लियामेंट वो काम करेगा। पार्लियामेंट ही पास करेगा स्टेट के लिए बजट। हाई कोर्ट इंडिपेंडेंट काम करेंगी, हमारी जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट विल फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑलवेज। तो स्टेट इमरजेंसी में भी वो हमेशा इंडिपेंडेंटली काम करेंगी। नेक्स्ट वन इज प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस प्रोक्लेम कर सकता है। ऑर्डिनेंस का मतलब है कि सेशन में नहीं है हाउस, यानी लोकसभा राज्यसभा नहीं है सेशन में, लेकिन ऐसी सिचुएशन है कि हमें कोई लॉ पास करना पड़ रहा है, तो सीधा प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस ला सकते हैं जो लॉ का ही काम करता है, जब तक कि एक पार्लियामेंट दोबारा से सेशन में नहीं आ गया है। जैसे ही पार्लियामेंट बैठेगा दोबारा से, ऑर्डिनेंस को आपको पास करवाना इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्डिनेंस इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 123। Now financial emergency, this is also important, you have to learn article 360 में दिया हुआ है financial emergency, जब financial stability हमारी ठीक नहीं है कंट्री की, राइट। सो यहाँ पर भी दोनों हाउसेस में आप पास करवाएंगे और उसके बाद ही फिर ये आगे कंटिन्यू रहेगा 2 मंथ की एक्सपायरी के बाद, यानी वही पहले 2 मंथ्स के लिए, देन यू हैव टू गो टू द पार्लियामेंट एंड यू हैव टू मूव द रेजोल्यूशन, जिससे कि आपकी इमरजेंसी 2 महीने के आगे भी चल पाए। क्या होता है इसमें, आप सभी स्टाफ की जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, कोई भी जो स्टेट को सर्व कर रहा है, इन सब की सैलरी कट की जा सकती हैं, जजेस की भी सैलरी कट की जा सकती हैं। और आज तक कोई भी ऐसा ओकेजन नहीं आया है इंडिया में कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाए। नाउ इफेक्ट क्या होता है फंडामेंटल राइट्स पे। आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है 358 में, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो है ट्रेड कैरी करने का, कॉरपोरेशंस बनाने का, प्रोटेस्ट करने का, ये जो सारे फंडामेंटल राइट हैं ऑटोमेटिकली सस्पेंड होते हैं इमरजेंसी के दौरान। ये नेशनल इमरजेंसी के दौरान बात हो रही है, ठीक है। देन आर्टिकल 359 बोलता है कि कोई भी सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे, लेकिन आर्टिकल 20 एंड 21 इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं होता। आर्टिकल 21 इज, आपको पता है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 20 कि बिना किसी ड्यू प्रोसीजर को फॉलो किए हुए आपको जेल में नहीं डाला जा सकता है, राइट। एंड यू विल सी कि आर्टिकल 20 के भी 3 पार्ट्स हैं, दैट वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो ऑन फंडामेंटल राइट्स ओनली। नाउ डॉक्टर अंबेडकर साहब ने ये क्लेम किया था कि इंडिया एक फेडरेशन है, यूनिक है अपने टाइम में, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पर वो एक यूनिटरी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। फेडरेशन है मीन्स स्टेट और सेंटर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का, सेंटर अपना काम करता है और हमारे स्टेट यूपी, केरला, महाराष्ट्र जो भी हैं वो अपने अपना इंडिविजुअल काम करते हैं। लेकिन जब इमरजेंसी लगाई जाती है तो फेडरेशन से यूनिटरी सिस्टम बन जाता है, यानी सारी की सारी पावर आपकी सेंटर गवर्नमेंट के पास पहुंच जाती है, राइट। सो आई थिंक कि ये आप समझ गए हैं। और एमसीक्यूज जो हैं वो भी एक अलग से वीडियो इमरजेंसी के ऊपर बना दी गई है और वो जल्द ही मैं अपलोड भी कर दूंगी। सो आई होप यू विल लाइक इट एंड प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।